फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। यानी कि अगर हम कहते हैं कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि लिमिट जो है किसी फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए आपको याद रखना है किसी भी फंक्शन की नियर अ पॉइंट सी जो है, हमें अगर लिमिट चेक करनी हो, क्योंकि हम लिमिट जो है उस नंबर के अराउंड चेक करते हैं, यानी कि उस नंबर से पहले और उस नंबर के बाद, जिसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं और या राइट हैंड लिमिट कहते हैं। आगे देखेंगे हम अगर कहना चाहते हैं कि x अप्रोचेस c जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करती है फंक्शन की और उसका आंसर l आता है, ये कब पॉसिबल है? इफ एंड ओनली इफ, i डबल f का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर यानी कि x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये c के ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब है आप लेफ्ट साइड से c को अप्रोच कर रहे हो। फंक्शन का आंसर फ्रॉम अप्रोचिंग टू लेफ्ट साइड और फंक्शन का आंसर फ्रॉम अप्रोचिंग टू पॉजिटिव साइड या राइट साइड, दोनों का आंसर अगर आपका सेम आए l, तो आप कह सकेंगे कि आपकी लिमिट का आंसर जो है एज x अप्रोचेस c जो है वो क्या आएगा, वो l आएगा। अब यहाँ पर जो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है उसे फोकस करना बड़ा जरूरी है। उसके लिए जो है मैंने यहाँ पर इनको लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है आपने जो चीज सपोज की है, सपोज करने के बाद प्रूव करें जो रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं, और जो रिजल्ट प्रूव किया है उसे भी सपोज करके जो आपने शुरू में लिखा हुआ था सपोजिशन, उसको इन रिटर्न रिवर्स करके प्रूव करें। दोनों तरीके हमें अडॉप्ट करने हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने उसको समराइज करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम कहते हैं कि किसी फंक्शन की लिमिट जो है एज x अप्रोचेस c जो है वो एग्जिस्ट करके आंसर उसका l आता है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर x अप्रोचेस c बार, इसका मतलब है आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो फंक्शन को, और राइट साइड लिमिट जो है आपकी राइट हैंड लिमिट, अगर वो दोनों जो है वो इक्वल है। याद रखें अगर हम कहें किसी फंक्शन की लिमिट का आंसर l है तो हम यहाँ से ये फर्ज कर लेंगे, अज्यूम करेंगे, समझ जाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है, सेम है, इस वजह से फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात, अब हमें इसे फर्ज करना है और ये प्रूव करना है। ये कैसे होगा? अगर हम कहते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर वो सेम है, तो ये दिस इंप्लाइज, उसका मतलब ये होगा कि आपके फंक्शन की जो लिमिट है उसका आंसर, लिमिट का आंसर l है जो कि लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड लिमिट का आंसर था। ये है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है आपकी राइट हैंड लिमिट जो कि l के इक्वल है। तो इसकी वजह से ये इंप्लाई किया कि उस फंक्शन की जो लिमिट है उसका आंसर l है। ये आपने याद रखना है। अब हम इसको ग्राफिकली भी देखते हैं, इसको मजीद प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास ये कर्व है, किसी भी फंक्शन की कर्व ड्रॉ की है। अब एट x इक्वल टू c, यानी कि हमें x इक्वल टू c पर क्या करना है, चेक करना है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो अब लिमिट के लिए चूंकि हम फंक्शन के उस मतलब जिस पॉइंट पर हम चेक करना चाह रहे हैं उससे पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हम चेक करेंगे फंक्शन को। अब यहाँ पर देखें ये वाली जो साइड है x अप्रोचेस टू c बार है, क्योंकि c से पहले है, हम c से लेस देन नंबर्स हैं उनके लिए चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो भी क्या आता नजर आ रहा है हमें, यहाँ पर इस पॉइंट को अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह और राइट हैंड साइड से अगर हम c को अप्रोच करें तो उसे हम लिखेंगे x अप्रोचेस c प्लस यानी c पॉजिटिव। उसका मतलब क्या होगा, आप पॉजिटिव साइड से c को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका आंसर जो है इस पॉइंट को अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ देखें दोनों जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं, दोनों लिमिट्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं और उनका आंसर अप्रोक्सीमेटली जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पर वो अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट को पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि हमारे फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है नियर c। ठीक है, इस तरीके से जो हम लिमिट के कंसेप्ट कर सकते हैं कि किस तरह कौन सा क्राइटेरिया है लिमिट के एग्जिस्ट करने का। ये आप याद रखेंगे, इसे हम एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे। इसके बाद बच्चों हमें पढ़ना है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। किसी नंबर पर कैसे हमें पता चलेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब आपके ग्राफ में कोई भी ब्रेक ना हो, कोई भी गैप ना हो। कहने का मतलब है जैसे आप क्या करते हैं, आपने पेंसिल उठाई और पेंसिल को नोटबुक पर ड्रॉ करना शुरू कर दिया पेंसिल से। आपने कर्व ड्रॉ की लेकिन अब बिना उठाए पेंसिल आपने क्या किया, कर्व ड्रॉ कर लिया और उसमें क्या है एक ब्रेक नहीं आएगी, कर्व में वो ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर मार्कर पकड़ रहा हूँ और मैं ऐसे ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूँ, एक कर्व ड्रॉ किया, मैं मार्कर छोड़ दूंगा। इसका मतलब ये मार्कर जब तक मैं यहाँ पर बनाता रहा हूँ कर्व, तो ये सारी कर्व क्या बनी, कंटिन्यूअस बनी।
अब यहाँ पर हमें कंटिन्यूस किसी पॉइंट पर चेक करना है, किसी एक पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर तो काफी सारे पॉइंट्स आ गए इस तरफ पर। हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। यहाँ पर आपने अपने जहन में रखना है कि कंटिन्यूस का मतलब यह है कि उस कर्व में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, कर्व जो है वो टूटनी नहीं चाहिए और उसमें कोई भी ब्रेक ना हो। समझ गए? ये आपको याद रखना है। तो हम कंटिन्यूस फंक्शन को अब मैथमेटिकली देखते हैं कि मैथमेटिकली उसका क्या मतलब बनता है। यहाँ पर देखें, a function f of x is said to be continuous at a number c। कोई भी फंक्शन जिसे हम c पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, हम यहाँ पर c ले रहे हैं, हम c पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। उसके लिए कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ। ये देखें, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन जैसे हम लिमिट में भी पढ़ चुके हैं, वही कंडीशन है। सपोजिशन जो आपने ली है, सपोजिशन के बाद जो प्रूव किया है वो प्रूव करना है, फिर प्रूफ को आपने सपोजिशन ऐड करना है और फिर आप क्या करेंगे, जो आपकी पहले सपोजिशन थी वो आपका प्रूव हो जाएगा। यानी दोनों वे से आपको प्रूव करना आना चाहिए, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर आपका फंक्शन जो है, आप कहते हैं कि वो नंबर c पर कंटीन्यूअस है, तो उसके लिए फंक्शन को तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। सबसे पहले f of c is defined, यानी कि उस पॉइंट पर आपके फंक्शन का आंसर जो है वो कोई ना कोई डिफाइंड आंसर आना चाहिए, अनडिफाइंड ना हो। आपका फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, नंबर वन कंडीशन। नंबर टू कंडीशन इज आपकी उस पॉइंट पर लिमिट को अप्रोच करते हुए जो आंसर है वो को एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, ये हम पीछे क्राइटेरिया कर चुके हैं। इस पॉइंट पे ये चीज क्लियर हो जाती है। ये पॉइंट हमें ये बताता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम होता है। यानी हमें दूसरा पॉइंट ये शो कर रहा है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम होगा, तब हम कहेंगे कि आपकी लिमिट का आंसर जो है एज एक्स अप्रोचेस c वो एग्जिस्ट करता है। ये है हमारा दूसरी कंडीशन। इसके बाद थर्ड कंडीशन ये है कि आपका फंक्शनल वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर और उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू जो आपने लिमिट चेक की उस पॉइंट पे, उन दोनों का आंसर भी क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस हैं फंक्शन के कंटीन्यूअस होने की। अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई करता है कोई भी फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम कह सकते हैं वो फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। अब हम इसे मजीद ग्राफिकली देखते हैं। यहां पर देखिए, मैंने x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, x एक्सिस पर मैंने पॉइंट c लिया हुआ है। c पॉइंट पर मुझे चेक करना है कि ये कर्व जो है c पॉइंट पर कंटीन्यूअस है कि नहीं। अब c पॉइंट पे चेक करने के लिए ये c पॉइंट का इस कर्व पे यहां पर c पॉइंट लाई करेगा। अब यहां पर देखें, अब इस पॉइंट पर c के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है मुझे y एक्सिस पे वैल्यू मिली है f ऑफ c, यानी कि मुझे डिफाइंड वैल्यू मिली है। यहां पर मैंने होल जो है वो होल नहीं किया, मैंने इसको फिल अप कर दिया है इस पॉइंट को। तो यानी कि मुझे c पॉइंट के लिए फंक्शन का आंसर क्या मिल गया, f ऑफ c मिल गया। मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि फंक्शन का आंसर जो है एट x इक्वल टू c डिफाइंड है। दूसरी बात क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर यानी as x approaches c बार फ्रॉम लेस देन c वो, और as x approaches to c पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड साइड से पहुंचते हुए c को, उन दोनों का आंसर भी क्या है, सेम है। अब यहां देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी सेम है और फंक्शन जो है उसका आंसर भी क्या है, वही है। अब ये कंडीशन जो है हमें बता रही है, ग्राफिकली हम देख सकते हैं कि c पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है और उसमें कोई भी ब्रेक नहीं है या कोई भी गैप नहीं है। तो हम यहां से ये समझे, तो सारे हमने ग्राफिकली जो किया उससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी ग्राफ जो है फंक्शन का वो तब कंटीन्यूअस होगा जब उसमें कोई भी ब्रेक ना हो या कोई भी गैप ना हो। या हमें याद रखना है कि आप जो है ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं किसी फंक्शन को कि वो कंटीन्यूअस है या नहीं है। उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए और उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। एज इन दिस कंडीशन as x approaches to c पर आपका जो as x approaches to c लिमिट और as x approaches to c आपका फंक्शन का आंसर वो भी डिफाइंड है और दोनों का आंसर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो c पर कंटीन्यूअस है। अब हम दूसरे केसेस देखते हैं कि जिसमें फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो सकता है। हम ग्राफ की हेल्प से जो है डिसकंटीन्यूअस को अप्रोच करेंगे, फिर आपको एंड में बताते हैं कि कैसे जो है फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है। तो ग्राफ को फोकस करें। यहां पर सबसे पहले जो है मैंने लिया हुआ है x एक्सिस पर c पॉइंट। अब यहां पर मैंने
सी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है एफ ऑफ सी आपके पास y एक्सिस पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सी पॉइंट पर जो है इस कर्व पे होल बना हुआ है जो कि फिल नहीं किया हुआ। इसका मतलब ये है कि सी पॉइंट के लिए आपके कर्व पर जो पॉइंट है वो डिफाइन नहीं आ रहा, यानी आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है एट x इक्वल टू सी, यानी कि फंक्शन जो है सी पर आपका डिफाइन नहीं है। इस वजह से वहां पर होल है, होल क्रिएट हो गया, यानी कि गैप या ब्रेक आ गया है, वहां पर ब्रेक आ गया है। तो इस सिचुएशन में आपका फंक्शन जो है x इक्वल टू सी वो डिफाइन नहीं है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन जो थी कंटीन्यूअस फंक्शन की वो वायलेट हो चुकी है, वो सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो इस तरीके से जो है आप फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे कि वो कंटीन्यूअस है या नहीं है। अब दूसरी कंडीशन को देखने के लिए देखें, अब मैंने यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ की है और सी पॉइंट मैंने x एक्सिस पर लिया है। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो सी को अप्रोच करते हुए जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर मैंने L सपोज किया हुआ है, और इसी तरह राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है इस कर्व को अप्रोच करते हुए एज x अप्रोचेस C फ्रॉम राइट साइड, आपका आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो कैपिटल M आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, अब आपकी लिमिटिंग वैल्यूज में यानी कि लिमिट का आंसर C पर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर L है और राइट हैंड लिमिट का आंसर एज x अप्रोचेस C जो है वो M है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के दरमियान इतना गैप क्रिएट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के दरमियान इतना गैप आ गया। तो आपके फंक्शन में गैप आ जाने की वजह से हम कह सकते हैं कि आपके फंक्शन के जो लिमिटिंग आंसर्स हैं वो सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में आपकी जो सेकंड कंडीशन थी कंटीन्यूअस फंक्शन की वो वायलेट हो चुकी है, वो सेटिस्फाई नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और ये इस ग्राफ के अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो हम यहाँ से ये अज्यूम कर सकते हैं कि डिसकंटीन्यूअस फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन फिर क्या बनेगी, एनी वन ऑफ, वो तीनों कंडीशंस लिखें, ठीक है। अगर उन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन जो है वो होल्ड नहीं करती है एट x इक्वल टू सी, तो आप कहेंगे आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू सी। यानी कि अगर f ऑफ c डिफाइन नहीं है, c पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो आप कह दें कि आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटीन्यूअस है, वहीं पर क्वेश्चन को छोड़ देना है आपने। अगर आपका फंक्शन c पर तो डिफाइन है लेकिन लिमिट्स का आंसर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम नहीं है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम वहीं पर क्वेश्चन छोड़ देंगे, आगे नहीं जाएंगे और हम कह देंगे हमारा फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। अगर लिमिट का आंसर भी आ गया है और फंक्शन का आंसर भी c पर आ चुका है, लेकिन एंड पे थर्ड कंडीशन पे आपका लिमिटिंग आंसर यानी लिमिट का आंसर और फंक्शनल आंसर यानी फंक्शन में इनपुट करने से सी के जो आंसर आया है अगर वो दोनों भी इक्वल नहीं होते तो हम कह सकेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटीन्यूअस है। तो यानी इन तीनों कंडीशंस में से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा।